हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीटेट बाल विकास का प्रीवियस पेपर हल करेंगे जो 1 फरवरी 2023 का है और इसके हम सभी प्रश्नों को डिटेल से भी समझेंगे। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, जैसे सीटेट, जीके, जीएस। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की जो है तैयारी कर रहे हैं उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास किससे प्रभावित होता है? विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से, सामाजिक पारिवारिक परिवारों से। दोस्तों, ये परिवारों नहीं है, प्रभावी है ना, पारिवारिक प्रभावों से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, और डी या ये सभी। दोस्तों, जो बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं उनमें से बहुत सारे कारक हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, उम्र, परिपक्वता, भावात्मक, भावनात्मक का मतलब है दोस्तों इमोशन, रुचि, क्षमता, आर्थिक स्थिति, बीमारी, पोषण, वातावरण, वंशानुक्रम। दोस्तों, वंशानुक्रम जो है विकास को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक होता है। ठीक है, क्या होता है? सबसे बड़ा कारक कौन सा होता है बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला? वंशानुक्रम। तो दोस्तों, व्यक्तिगत कारक, स्कूली माहौल और पारिवारिक प्रभाव, ये सब किस में आ जाते हैं? ये सब वातावरण में आ जाते हैं। तो हमारे ये सभी जो कारक हैं ये बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2, अभिकथन ए, अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। बिल्कुल सही दोस्तों, बच्चों के जो हैं बाल्यावस्था के अनुभव वो सकारात्मक होने चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। कारण आर, बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। दोस्तों, हमारा ये भी सही है। तो हमको इनमें से सही विकल्प चुनना है। दोस्तों, हमारे दोनों ही सही विकल्प हैं। तो यहाँ हमारा ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, सहपाठी समूह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, मुद्रक संचार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। दोस्तों, समाजीकरण होता क्या है? समाजीकरण का मतलब होता है अपने समाज के अच्छे गुणों को अपने व्यवहार में शामिल करना और उनका पालन करना। ठीक है, अच्छे गुणों का, अच्छे व्यवहार का, ना कि अवांछनीय व्यवहार का। तो यही समाजीकरण होता है। जैसे बोलना, चालना, आना जाना, ये सब क्या होता है? खाना पीना, पढ़ना पहनना, ये सब समाजीकरण कहलाता है। समाजीकरण का जो पहला सबसे प्राथमिक कारक होता है दोस्तों, वो होता है परिवार। परिवार जो होता है समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। कौन सी है? समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। और दोस्तों, परिवार जो है समाजीकरण को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? ये तो आप समझ गए कि प्राथमिक संस्था परिवार है। ठीक है, लेकिन कौन सी संस्था है, किस तरह की संस्था है? तो दोस्तों, परिवार अनौपचारिक संस्था है। अनौपचारिक।
अनौपचारिक संस्था है। दोस्तों वहीं विद्यालय भी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन में हो तो परिवार हमारा पहला ऑप्शन होगा, पहला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद विद्यालय आता है। अगर ऑप्शन में परिवार नहीं है तो हमारा विद्यालय ही समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होगी, और विद्यालय जो है समाजीकरण को प्रभावित करने वाला औपचारिक कारक है। औपचारिक कारक है, तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, परिवार। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों जीन पियाजे ने एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसके उन्होंने 4 चरण बताए थे। यह हमारा पहला चरण है, संवेदीगामक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरा चरण है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरा चरण है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथा चरण है। संवेदीगामक चरण की जो है अवस्था है या आयु है वो कितने वर्षों की होती है दोस्तों? दोस्तों इसकी जो उम्र होती है, आयु होती है, वो होती है जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु जो होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष तक। मूल संक्रियात्मक अवस्था की जो आयु होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष तक। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जो आयु होती है वो होती है 11 से 15 या 16 वर्ष तक। दोस्तों सीटेट में कभी कभी इसका नाम दे देता है, ठीक है ना, जैसे वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता, तो इसको इस वाक्य को जो एक शब्द में समेटा गया है, जैसे वस्तुओं की निरंतरता। वस्तुओं की निरंतरता, या इसको वस्तु स्थायित्व भी बोलते हैं। वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व या वस्तुओं की निरंतरता क्या होती है? वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने पर भी उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता। जैसे बच्चे या कोई खिलौने से खेल रहा है, या दूध की बोतल उसके हाथ में है और वो दूध की बोतल या खिलौना गिर जाता है, तो बच्चा जो है इधर उधर देखता है, इधर उधर हाथ पांव मारता है, क्योंकि बच्चे को पता होता है कि वस्तु जो है उसके कहीं ना कहीं आसपास ही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं वस्तुओं की निरंतरता या फिर वस्तु स्थायित्व। दोस्तों ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था के दौरान करता है बच्चा? संवेदीगामक अवस्था के दौरान। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, संवेदीगामक, ठीक है। और इस अवस्था में बच्चा और कौन कौन सी क्रियाएं करता है? मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, अनुकरण, मानसिक निरूपण, ठीक है। ये सब विशेषताएं जो हैं कौन सी अवस्था की हैं? संवेदीगामक अवस्था की। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंकड़ों से खेलते हुए बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चों द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? संरक्षण, केंद्रीकरण, आत्म केंद्रीयता, या फिर वस्तु स्थायित्व। दोस्तों वस्तु स्थायित्व तो ये है नहीं, क्योंकि वस्तु स्थायित्व का मतलब मैंने बता दिया, भले ही यह वस्तु जो है आंखों से ओझल हो गई हो लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। दोस्तों हमारा है इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, संरक्षण। दोस्तों संरक्षण होता क्या है? संरक्षण का मतलब होता है कि बच्चा जो है अब चीज को पहचानने लगता है, कि जैसे अगर बच्चे को कहा जाए कि एक कटोरे में पानी गर्म करो और वो पानी जो है वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो बच्चा अब ये नहीं कहेगा कि पानी खत्म हो गया। बच्चे को पता है ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता, ऊर्जा अपना रूप बदलती है, क्योंकि पानी ने अपना रूप बदला और वाष्प बनकर ऊपर उड़ गया, ठीक है। पानी खत्म नहीं हुआ है बल्कि वाष्प बनकर ऊपर उड़ गया है, यही संरक्षण होता है, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, संरक्षण। निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है,
ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किया जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क रिक्त स्थान चरण को दर्शाता है। मतलब कौन से चरण को दर्शाता है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, औपचारिक परंपरागत। दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने 3 स्तर थे। इनके नैतिक विकास में जो है कितने 3 स्तर थे और हर स्तर में 2 चरण थे, यानी 3 स्तर में टोटल 6 चरण थे। जो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत था उसमें 3 स्तर थे और 6 चरण थे, हर स्तर पर 2 चरण थे। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, परंपरागत स्तर। क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः रिक्त स्थान के रिक्त स्थान विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। जैविक परिपक्वता और संवेगात्मक, आरोपण प्रतिरूप और नैतिक, सांस्कृतिक उपकरण और संज्ञानात्मक, पुरस्कार और दंड व्यवहारात्मक। दोस्तों पुरस्कार और दंड पर जो है वाइगोस्की ने कोई बल नहीं दिया, तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। दोस्तों आरोपण और प्रतिरूप के बारे में जो बात की है या नैतिक सिद्धांत के बारे में वो कोहलबर्ग ने की तो जीन पियाजे भी इन्हें भी है, लेकिन जो सिद्धांत फेमस हुआ है वो लॉरेंस कोहलबर्ग का हुआ है, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। जैविक परिपक्वता और संवेगात्मक के बारे में भी लेव वाइगोस्की ने कोई कथन नहीं कहा है, लेकिन सांस्कृतिक उपकरण और संज्ञानात्मक इस पर जो है लेव वाइगोस्की ने विशेष बल दिया है, क्योंकि वाइगोस्की का मानना है कि बच्चे जो है समाज में रहकर अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बच्चे अपने समाज से, अपनी सांस्कृतिक से सीखते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों और संज्ञानात्मक। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। दोस्तों लेव वाइगोस्की का जन्म जो है वो 17 नवंबर 1896 में हुआ था और ये कहाँ के निवासी थे? दोस्तों लेव वाइगोस्की जो है ये पश्चिमी रूस के निवासी थे। ठीक है, जिस शहर में इनका जन्म हुआ था उसका नाम था ओरसा। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त स्कैफोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए। विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दोस्तों बच्चे जो हैं अंतःक्रिया करके सीखते हैं, आपस में एक दूसरे से चर्चा करके सीखते हैं, ये लेव वाइगोस्की ने कहा है। तो यह हमारा ये ऑप्शन तो कट जाता है, ठीक है ना, क्योंकि प्रतिबंध, ये ऑप्शन इस पर प्रतिबंध लगा रहा है जबकि प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रियाओं में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। दोस्तों नहीं, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। नकारात्मक मतलब उसको दंड देना चाहिए, मारना चाहिए, पीटना चाहिए। दोस्तों ये भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त स्कैफोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों ये स्कैफोल्डिंग होती क्या है? दोस्तों स्कैफोल्डिंग होती है कि बच्चा जब अपनी किसी समस्या के दौरान समस्या का हल कर रहा हो या कोई क्वेश्चन हल कर रहा हो, कोई प्रश्न हल कर रहा हो, तो किसी भी समस्या के समाधान के द्वारा किसी बड़े के द्वारा दी गई मदद को, अब बच्चा अटक चुका, देखो बच्चा क्या कर रहा है, किसी समस्या का समाधान करने में लगा हुआ है, लेकिन बच्चा अटक गया। ठीक है, अगर बच्चा अटक गया तो किसी बड़े के द्वारा, किसी टीचर के द्वारा उसको एक हिंट्स दे दिया, इशारा दे दिया, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग के और भी नाम है, जैसे ढांचा निर्माण, पाड़, पाइट, मचान, ये सब क्या है? ये सब स्कैफोल्डिंग के अन्य नाम है। तो दोस्तों संकेत और इशारे देकर समस्या समाधान के दौरान बच्चे की मदद करना ही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। दोस्तों ये मदद कब दी जाती है? ये मदद शुरुआत में ही दी जाती है। ठीक है, बच्चे की शुरुआत के दौरान ही दी गई मदद को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है? अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीकों को, पाठ्यक्रम को पूरा करने को, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को।
दोस्तों अध्यापक द्वारा चयनित या कोई भी मानकीकृत हो, मतलब एक नियम के दौरान, नियम जो हम एक शिक्षक के लिए बना दिए गए हों कि आपको इन्हीं नियमों के द्वारा पढ़ाना है। हमने जो किताब छापी है एक मानकीकृत, मतलब एक मानक के दौरान जो हमने एक बुक पाठ्य पुस्तक छापी है, आपको केवल वही पढ़ानी है। तो ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो तो वो हमारा हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीकों को नहीं। ठीक है ना, अध्यापक का चयन करने का कोई भी उद्देश्य नहीं होता है और ना ही कोई भी अर्थ होता है। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, मतलब प्रगतिशील कक्षा में बस पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पूरा कराया जाना चाहिए। दोस्तों नहीं, ऐसा भी कोई सा भी ऑप्शन होगा वो भी कट जाएगा। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, दोस्तों ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, बार बार परीक्षा करानी या परीक्षा लेने से बच्चे सीखते नहीं है और ना ही ये प्रगतिशील कक्षा का उदाहरण होता है। लेकिन विद्यार्थियों के मतों या छात्रों के मतों, मतलब उनकी इच्छा और उनके अनुभव को, ठीक है ना, इनकी इच्छा, उनकी रुचि और उनके अनुभव को प्राथमिकता देनी चाहिए एक प्रगतिशील कक्षा के दौरान। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। एक प्रगतिशील कक्षा जो है किसे प्रधानता देती है? विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि लाब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। दोस्तों यहाँ बात हो रही है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती। दोस्तों ऐसा नहीं है, बुद्धि वातावरण के कारक के द्वारा, वातावरणीय कारकों के द्वारा बिल्कुल प्रभावित होती है। और बुद्धि लाब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की सबसे सटीक जो है अनुमान है। मतलब बुद्धि लाब्धि मतलब किसी बच्चे का IQ लेवल चेक करके हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा कामयाब होगा या नाकामयाब होगा। दोस्तों नहीं, ऐसा भी नहीं है। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, बिल्कुल ये है। बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया है। दोस्तों नहीं। ठीक है ना, देखो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था, या फिर बहुबुद्धि सिद्धांत के जो जनक हैं वो हार्वर्ड गार्डनर हैं। इन्होंने जो बुद्धियों की संख्या बताई थी वो बताई थी 8 प्रकार की। कितने? 8 प्रकार की। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि जो है 8 प्रकार की है। वे 8 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी है? दोस्तों संगीतीय बुद्धि, दृश्यक बुद्धि, मौखिक बुद्धि, मौखिक या इसे भाषाई बुद्धि भी बोलते हैं, तार्किक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। ये 8 तरह की बुद्धि किसने बताई है? हार्वर्ड गार्डनर ने बताई है। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। दोस्तों ये सभी बुद्धि जो है सभी में होती है, लेकिन हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो किसी एक के लिए ही प्रभावशाली होता है ना। सभी व्यक्ति जो हैं सभी बुद्धियों में एक परिपक्वता हासिल नहीं कर सकते, केवल 1 या 2 बुद्धियों में ही परिपक्वता हासिल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है? संज्ञान मुद्रण संपन्न और संसाधन परिपूर्ण, बिल्कुल। भययुक्त और धमकी भरा, दोस्तों नहीं। इससे जो होगा बच्चे के संज्ञानात्मक विकास जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। अगम्य और बहिष्कारी, नहीं दोस्तों ये भी नहीं। उपदेशात्मक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित, दोस्तों नहीं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होता है, बाल केंद्रित होता है, बच्चे के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रण संपन्न और संसाधन परिपूर्ण। जेंडर, दोस्तों जेंडर क्या है? जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। जेंडर पूरी तरह वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित होता है।
या फिर जेंडर अनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, या जेंडर एक जन्मजात प्रवृत्ति है। दोस्तों जेंडर जेंडर मतलब लिंगों में भेदभाव जो होता है ना, स्त्री पुरुष में जो भेदभाव होता है उसको बोलते हैं जेंडर। तो ये जो जेंडर है ये किसने बनाया, किसके द्वारा बना गया है ना, या ये वंशानुक्रम है, मतलब ये जन्म से ही आता है बच्चे में। दोस्तों आप जन्म से मत कर देना, ठीक है ना। आप ये मत सोचना जेंडर का मतलब लड़का और लड़की होता है, ठीक है ना। जेंडर का मतलब लड़का और लड़की नहीं होता है। लड़का और लड़की तो पूरी तरह वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, ठीक है ना। वंशानुक्रम मतलब बच्चे के जन्म से निर्भर करता है। जेंडर जेंडर का मतलब है बच्चों में भेदभाव, स्त्री पुरुष में भेदभाव करना। ये किसके द्वारा किया गया है, तो दोस्तों ये सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित है, ये समाज के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ना ही ये वंशागत कारकों को द्वारा है, ना ही ये अनुवांशिक लक्षणों द्वारा है, और ना ही ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है, ठीक है। ये समाज ने बनाया है कि लड़कियां जो है कमजोर होती हैं जबकि लड़के कठोर होते हैं, लड़कियों को होम साइंस लेनी चाहिए, लड़कों को मैथ लेना चाहिए। ये सब समाज के द्वारा बनाए गए नियम है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है। जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। दोस्तों वस्तु के सामने ना होना, आप ये मत सोचना ये वस्तु स्थायित्व की बात कर रहा है, ठीक है ना। वस्तु स्थायित्व का मतलब है कि उसको पता होता है कि वस्तु बेशक सामने ना हो लेकिन आसपास है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वस्तु सामने नहीं है, वो उसको चिन्ह के द्वारा दर्शाकर जो है उसको कल्पना कर कर उसके प्रति जो है उस समस्या का समाधान कर रहा है। तो उसको क्या, उस ऐसी योग्यता को क्या कहते हैं, समावेशन, लाक्षणिक प्रकार्यता, प्रतिवर्ती सोच, या फिर संरक्षण। तो दोस्तों इसका यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, लाक्षणिक प्रकार्यता, या फिर इसको प्रतीकात्मक भी बोलते हैं, प्रतीकात्मक, ठीक है ना। इसमें क्या करता है बच्चा, अपने मन में अपने मानसिक स्तर पर जो है वस्तुओं की छवि बना लेता है, कल्पना कर लेता है, और अपने दिमाग में उनको संग्रह कर लेता है, उनको इकट्ठा कर लेता है, और जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 14, रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है। विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने के लिए, दोस्तों भय पैदा करना, लगातार परीक्षाएं लेना, बच्चे को मारना पीटना, ये सब नेगेटिव पॉइंट है। तो ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो वो हमारा जो होगा नेगेटिव होगा, गलत होगा। विद्यार्थियों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में, दोस्तों कभी भी बच्चे की एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। सभी बच्चे सीखना चाहते हैं और सभी बच्चे सीख सकते हैं, बस कोई बच्चा थोड़ा समय लेके सीखता है, कोई जल्दी सीख लेता है। तो उसमें जो है बच्चों की एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए, इससे बच्चों में हीन भावना होती है। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके, बिल्कुल ये सही हो सकता है। विद्यार्थियों के नामीकरण वर्गीकरण, दोस्तों जहाँ भी बच्चों का नामीकरण किया जा रहा हो, वर्गीकरण किया जा रहा हो, पृथक्करण किया जा रहा हो, उनके समूह बनाए जा रहे हों, उन्हें ना उनके जो है व्यवहार के बारे में, तो ये सब क्या होता है, ये सब नेगेटिव पॉइंट होता है। तो ये हमारे ऑप्शन सभी नेगेटिव हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 3 बहुत पॉजिटिव आंसर है और सही भी है। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति मतलब सीखने की प्रगति को समझने में ताकि उन्हें जो है सहायता प्रदान की जा सके। क्वेश्चन नंबर 15, अभिकथन ए। एक कक्षा में अध्यापकों को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं दोस्तों, शायद अभी 1 मिनट। दोस्तों चर्चा करने पर तो बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन मौखिकरण, चर्चा या वैचारिक बहस जो है इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो हमारा ये ऑप्शन जो कट जाता है, मतलब ये अभिकथन जो कट जाता है। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है, दोस्तों ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे के जो हैं एक ही सिक्के के 2 पहलू कह सकते हैं, या फिर ये एक दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, पूरी तरह से संबंधित होते हैं। तो हमारे दोनों ही कथन जो हैं गलत हैं। तो हमारा ए और आर दोनों सही है, नहीं दोस्तों, ए आर दोनों सही है, नहीं ये भी नहीं, ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ए और आर दोनों गलत हैं। निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकास का प्रारूपिक लक्षण है। दोस्तों अवधान न्यूनता या अतिक्रियाशीलता जो शॉर्ट में होता है उसको जो है ना ADHD भी बोलते हैं।
तो इसका जो होता है प्रारूपिक लक्षण कौन सा होता है? लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, धीमा क्रियाशीलता स्तर, आवेगशीलता, कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर। दोस्तों ऐसे बच्चे जो होते हैं जो अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार के जो है मतलब विकार से ग्रसित होते हैं, उन बच्चों को ध्यान लगाने में जो है समस्या होती है, ठीक है ना। और ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा अधिक क्रियाशील होते हैं ना, ठीक है ना, अधिक सक्रिय रहते हैं, अधिक यानी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं। और ऐसे बच्चे जो हैं आवेग में बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है ना, ये अपने आवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते ठीक से। तो आवेगशीलता, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। आवेगशीलता जो है अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकास का प्रारूपिक लक्षण है। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम आवश्यकताओं जैसे कि पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है? अधिगम आवश्यकता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं? दोस्तों नहीं, सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते। मानसिक आवश्यकता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर है। दोस्तों मैंने कहा था मानकीकृत, जहां भी मानकीकृत ऑप्शन में हो तो वो हमेशा नेगेटिव होता है, उसको तुरंत काट देना। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम आवश्यकता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। दोस्तों अध्यापक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित, ठीक है ना, ये भी कट जाता है। अधिगम आवश्यकता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह से के कारकों से प्रभावित होते हैं। हाँ दोस्तों, हमारा ये ऑप्शन जो है अधिगम आवश्यकता के बारे में बिल्कुल सही है, और पठन और गुणज वैकल्य दोनों के बारे में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कोई बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहा है बट उसको पठन वैकल्य है, तो वो कौन से विकार से पीड़ित है? तो वो है दोस्तों डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया। जबकि गुणज वैकल्य से पीड़ित बच्चा जो है कौन से विकार से ग्रसित होगा? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया। श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? श्रवण बाधिता मतलब कोई बच्चे को जो है सुनने में दिक्कत है, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है वो पूरी तरह से बहरा हो, तो उसमें अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? दृश्य गतिज, व्याख्यान, क्रिया आधारित, या फिर बहुसंवेदी। तो दोस्तों देखो वो बच्चा श्रवण संबंधित, उसको सुनने में जो है कठिनाई महसूस हो रही है, ठीक है ना, लेकिन सीबीएसई ने इसका जो मतलब ऑप्शन माना वो क्रिया आधारित माना। लेकिन जबकि जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, व्याख्यान। दोस्तों व्याख्यान का मतलब है बोलकर बच्चे को समझाना। तो जो बच्चा सुनने से संबंधित कठिनाई महसूस कर रहा है या जिसको पूरी तरह से सुनाई नहीं दे पा रहा है, उसके सामने आप कितनी भी व्याख्यान कर लो, कितने भी भाषण दे लो, उस पर कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो यही तरीका जो होगा प्रभावशाली नहीं होगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? नहीं अपनाना चाहिए। उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, दोस्तों बिल्कुल ये तो करनी चाहिए। मानकीकृत पाठ्यचर्यों को लागू करना, दोस्तों यही जो है हमें गलत लग रहा है। विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना, ये भी बिल्कुल ठीक है। पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखना, ये भी ठीक है। तो दोस्तों हमें नेगेटिव पूछना, ऑप्शन जो है छांटना है, कौन सा इसमें से नेगेटिव है? तो हमारा मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना, यही हमारा जो होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। एक समावेशी कक्षा में संलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, बिल्कुल। कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, दोस्तों नहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और बदलाव नहीं बार बार करने से जो है समावेशी कक्षा का
हनन होता है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यस्त करने के लिए कहना। दोस्तों संलीनता होती क्या है? देखो, जो बच्चा संलीनता से ग्रसित होता है या जिस बच्चे को संलीनता विकार होता है, तो वो क्या करता है दोस्तों, वो अकेले रहना पसंद करता है ज़्यादातर, है ना, वो एकांत में रहना पसंद करता है। और आप कह रहे हैं कि उसको बड़े बड़े के बड़े जो समूह है उसके सामने व्यक्त करने के लिए कहें कि कुछ भाषण दो इन सबके सामने, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत होगा। उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना चाहिए दोस्तों, मतलब उनके लिए अलग से कक्षा, अलग से स्कूल खोलने चाहिए? नहीं दोस्तों। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में पढ़ाना, मतलब जो भी उनकी कक्षा है उसको उसी कक्षा में पढ़ाना। और सभी बच्चों को, कोई क्या है श्रवण बाधित हो, कोई दृष्टि बाधित हो, कोई भी किसी तरह से दिव्यांग हो, विकलांग हो, सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना ही समावेशी कक्षा कहलाती है। तो कोई बच्चा संलीनता विकार से पीड़ित है, वो एकांत में रहना पसंद करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं संलीनता। तो दोस्तों अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? वयस्कों की निष्क्रिय नकल के द्वारा, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता के द्वारा, व्यवहार के वहा अनुकूलन के द्वारा, असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण द्वारा। दोस्तों कंठस्थीकरण का मतलब होता है याद करना, रट्टा मारना, तो ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो वो बिल्कुल हमारा गलत होता है। निष्क्रिय, जहाँ निष्क्रिय हो, जहाँ भी जिस ऑप्शन में भी निष्क्रिय हो दोस्तों वो हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है ना। सक्रिय हो तो चल सकता है, लेकिन नकल भी जो है ये भी नेगेटिव है। नकल करना, अनुकरण करना, ये बिल्कुल गलत होता है। व्यवहार के बाहर अनुकूलन के द्वारा दोस्तों यहाँ बात हो रही है बाहर के अनुकूलन के द्वारा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। लेकिन अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता के द्वारा, ठीक है। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी जब सीखते हैं सबसे बेहतर तरीके से अपने वातावरण के प्रति सक्रिय रहकर उसके साथ जुड़कर सीखते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो उनके जीवन से संबंधित होती है, प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, उदाहरण का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी जानकारी है जो बच्चे जल्दी भूल जाते हैं? दोस्तों अगर बच्चे के जीवन से जानकर मतलब बच्चे के कोई भी जानकारी बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई है, उससे संबंधित है, तो वो बच्चा उस जानकारी को बिल्कुल भी नहीं भूलता। ध्यान रखना, उस जानकारी को बिल्कुल भी नहीं भूलता। तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है दोस्तों, ये भी कट जाता है। लेकिन असंबंधित मतलब जो जिस बात का और जानकारी का आपस में कोई संबंध ही ना हो, तो ऐसे खंडों में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी को बालक जल्दी भूल जाते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? पौधारोपण के लिए मिट्टी तैयार कैसे की जाती है? A+B का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होगा? भारत को आज़ादी कब मिली थी? या फिर अगला लीप वर्ष कब होगा? दोस्तों प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होता है? प्रक्रियात्मक ज्ञान एक प्रकार का ज्ञान ही होता है, लेकिन ये ज्ञान जब होता है जब बच्चे कुछ करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ठीक है, कुछ क्रिया करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, खुद गतिशील रहकर किसी ज्ञान को ग्रहण करते हैं, वो ज्ञान प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? जब बच्चे इस चीज़ को खुद तैयार करेंगे, खुद करके सीखेंगे, तो ये प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। और दोस्तों प्रक्रियात्मक ज्ञान जो है साइकिल चलाना भी होता है, ठीक है ना, साइकिल चलाना, क्योंकि देखो साइकिल तो बच्चा खुद ही चला के सीखता है ना, किसी काम को खुद करके सीखना ही प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। साइकिल चलाना या फिर कोई भी गाड़ी चलाना, कोई भी ऐसा कार्य करना जो बच्चा खुद करके सीखता हो, वो प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अधिगम का मतलब होता है सीखना या सिखाना।
विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भों से अलग करना दोस्तों नहीं, बिल्कुल अलग नहीं करना, ठीक है ना। अगर ये होता विषय वस्तु को बच्चों के सामाजिक संदर्भ के साथ जोड़ना तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होता, लेकिन ये कह रहा है सामाजिक संदर्भ से अलग करना, तो ये नहीं होगा। संपर्तीय मानचित्र के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना नहीं दोस्तों, प्रोत्साहित करना जो होता राइट होता। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब भेदभाव को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित देख के ही राइट मत कर दिया करो, उसके आगे के शब्दों का अर्थ भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। प्रतिस्पर्धा, भेदभाव, भेदभाव को प्रोत्साहित करना चाहिए नहीं। विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन करने के अवसर प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल ये सही है, ताकि बच्चे ज्ञान को जो अर्जन करें वो खुद करके ज्ञान को अर्जन करें, खुद करके सीखें, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे। दी गई समस्या में और अधिक गैर जरूरी जानकारी जोड़ देंगे, मतलब जो जानकारी किसी कारण की नहीं है, कि उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, उसमें वो ही घुसेड़ देंगे ताकि बच्चा और कंफ्यूज हो जाए। अब बच्चा बिल्कुल भी किसी समस्या का समाधान ना कर पाए, नहीं दोस्तों। उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के निर्देश देंगे, नहीं दोस्तों, बाध्य रहना नहीं, बच्चा अपने अनुसार सीखेगा, अपने तरीके से करके सीखेगा। उन्हें अपने दोस्तों की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे दोस्तों, बिल्कुल नहीं। उन्हें समान तरह की, मतलब उन्हें उसी तरह की समस्याएं जो जिस तरह की बच्चा हल कर रहा है, जो पहले उन्होंने हल की थी, उस पर चिंतन करने के लिए कहेंगे, मतलब सोच विचार करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 अभिकथन ए। कैसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सकें। कारण आर, भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। दोस्तों दोनों ही हमारे जो है ये अभिकथन ए और कारण आर हमारे दोनों ही सही हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ जो होगा राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वह रिक्त स्थान के भाव को महसूस करें। निराशा के भाव को, मतलब बच्चे जो पढ़ने के लिए अंदर से अभिप्रेरित होंगे, अंदर से ही बच्चों के लिए इच्छा जागेगी पढ़ने की, सीखने की कुछ। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है? निराशा का भाव महसूस करें तब नहीं दोस्तों, शर्म महसूस करेंगे तब नहीं, खुशी, कुंठा नहीं दोस्तों, खुशी है ना। अगर वह खुशी के भाव को महसूस करेंगे तो विद्यार्थी क्या है, सीखने के लिए अंदर से भी प्रेरित होंगे, स्वयं से भी प्रेरित होंगे। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, खुशी। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? महारत और अभिमुखी, प्रदर्शन अभिमुखी, कार्य परिहारी, प्रतिस्पर्धा निर्देशित। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, महारत अभिमुखी। निम्न में से कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? कुपोषण, विद्यार्थियों में सहभागिता, दंड, अभिसंज्ञान। दोस्तों देखो यहाँ बात हो रही है सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए, ठीक है। बच्चे के अधिगम को कौन सकारात्मक रूप से भी प्रेरित करेगा? कुपोषण। दोस्तों कुपोषण नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। विद्यार्थियों की सहभागिता या विद्यार्थियों में सहभागिता सकारात्मक रूप से भी प्रेरित करेगी। दंड भी नकारात्मक रूप से भी प्रेरित करता है बच्चों को, लेकिन अभिसंज्ञान सकारात्मक रूप से भी प्रेरित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों सही हैं। तो 2 और 4 किस में है? लास्ट वाले में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा, 2 और 4। विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में रिक्त स्थान भूमिका निभाते हैं। सक्रिय, निष्क्रिय,
अधीन या फिर नगण्य। दोस्तों, विद्यार्थी ज्ञान का सर्जन करने में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं? तो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, सक्रिय भूमिका। तो दोस्तों, हमारा ये सीटेट का प्रीवियस पेपर यहीं पर समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे दूसरे प्रीवियस पेपर के साथ। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। भले ही आप कोचिंग कहीं से भी ले रहे हों, कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हों, लेकिन उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।